नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देश में लगातार 5वें दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। उधर हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे तीसरी लहर का खतरा बनता दिख रहा है। इसलिए बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। कोरोना महामारी का कहर, मामलों में उतार चढ़ाव जारी, तीसरी लहर से सावधान, फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना के मामलों में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बेशक दूसरी लहर का खतरा कम हो गया हो, लेकिन संभावित तीसरी लहर का खतरा बन रहा है, जिससे सावधानियां और सख्ती बेहद जरूरी है। देश में लगातार 5वें दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए देश में कोरोना के आंकड़े बताते हैं। 24 घंटे में 30,256 नए कोरोना मामले आए सामने। 24 घंटे में 295 मरीजों ने गंवाई जान। 43,938 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कोरोना के कुल मामले 3,34,78,419। कुल डिस्चार्ज 3,27,15,105। कुल एक्टिव केस 3,18,181। कुल मौत 4,45,133। कुल टीकाकरण 80,85,68,000 डोज दी गई। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 19 सितंबर तक देश भर में 80,85,68,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 37,78,000 टीके लगाए गए। उधर हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में बताते हैं। 24 घंटे में 22 नए मामले आए सामने। सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 9 नए केस, पंचकूला से 5 नए मामलों की हुई पुष्टि। फरीदाबाद और अंबाला से 2-2 नए मामले। करनाल और यमुनानगर से 1-1 नए मामलों की पहचान। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच संभावित तीसरी लहर को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना और वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। देखा जा रहा है कि मामले कम होते ही लोग लापरवाह हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरी लहर में जिस तरह कोरोना ने कहर बरपाया था, बहुत जरूरी है लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना को हल्के में ना लें और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के मामले लगातार वृद्धि कर रहे हैं। प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते हुए मामले देखने को मिले और देश में भी आंकड़ा एक बार फिर से 30,000 को पार कर गया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कोरोना अभी कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, और इस कम आंकड़ों के बीच अगर लापरवाही का आलम यही रहता है तो कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी इन मामलों को फिर से वृद्धि करने में और उसी अवस्था तक पहुंचने में जहां से 6 महीने 7 महीने पहले कोरोना के आंकड़े जो है वो पहुंचे थे। इसलिए बचाव ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। भीड़ भाड़ एक बार फिर से बढ़ने लगी है, बाजारों की तस्वीर एक बार फिर से पहले जैसे होने लगी है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी यही है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखकर कोई भी कदम उठाया जाए, चाहे उसमें सैनिटाइजेशन हो, चाहे उसमें मास्क पहनना हो, चाहे उसमें सामाजिक दूरी को सम्मिलित करना हो, और इन सबसे बढ़कर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के उपाय जो किए गए थे उन्हें निरंतर चालू रखना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लहर बढ़ती है, खतरा चारों तरफ ज्यादा होता है, तो लोग बचाव के उपाय भी लगातार ढूंढते हैं, चाहे उसमें काढ़ा हो, आयुर्वेदिक उपचार हो या कुछ भी और चीज हो। लेकिन जैसे ही खतरा कम होने लगता है तो लापरवाही स्वाभाविकतः बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्या ये बढ़ती हुई लापरवाही एक बार फिर से नए खतरे को बुलावा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। इसलिए तीसरी लहर आने वाली अवस्था जब बन रही है देश में, तो उससे सावधानी बहुत जरूरी है, अन्यथा उसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही प्रतिकूल पड़ सकते हैं। इस सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन जो है वो अभी बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन हालांकि देश में
बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। 17 सितंबर को देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो 2 करोड़ को भी पार कर गया, जो कि अपने आप में एक वैश्विक रिकॉर्ड है। और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है, लोग भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया मैम, जिस तरीके से आंकड़े लगातार वृद्धि कर रहे हैं, तीसरी लहर का एक ऐसा समय है जो कि बहुत क्रुशियल है अपने आप में, कभी भी वो आ सकती है अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अभी खासतौर पर उठाए जाने की जरूरत है जब लोग लापरवाही बरतने लगे हैं? तो देखिए, ये बात आपने सही बोली कि टीकाकरण की जो रफ्तार है, गति है, वो काफी बढ़ गई है और यही हम लोग लगातार कोशिश भी थी और हम लोग सरकार से बोलते भी रहे, डॉक्टर फ्रेटर्निटी भी बोलती रही कि बहुत जरूरत है कि टीकाकरण को दी जाए। वहीं देखिए, साथ में जरूरी ये भी है कि जो लोग हैं वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, इसकी तरफ भी लगातार लोगों को ध्यान देना होगा। और ये जो सबसे बड़ी धारणा लोगों के मन में आ जाती है कि टीका लग गया तो अब कोई चिंता नहीं है, अब बिना मास्क के घूम सकते हैं या अब तो हमें कोरोना नहीं होगा, ये भी लोगों को ध्यान रखना होगा कि टीकाकरण के बाद भी कोरोना होने की संभावनाएं रहती हैं और साथ ही में आप दूसरों को इन्फेक्शन पास ऑन करते हैं, ये संभावनाएं भी रहती हैं। इसलिए टीकाकरण के बावजूद भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही करना है। और अब जिस तरह से त्योहारों का मौसम आ रहा है, हमें और ज्यादा संयम की जरूरत होगी। हमें कोशिश करनी है कि हम त्योहार भी मनाएं और हम संक्रमण को भी ना बढ़ाएं, क्योंकि यही वक्त है जब संक्रमण को भी बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। एक तरफ से मौसम संक्रमण को फेवर करता है, दूसरी तरफ से हम लोग जो भीड़ लगाते हैं, लापरवाहियां करते हैं, उससे संक्रमण को मौका मिलता है। तो हमें कोशिश करनी है कि वायरस को हम चांसेस ना दें और हम वायरस को क्षीण से क्षीण होने दें। और वो तभी होगा जब हम टीकाकरण की अपनी गति को लगातार बरकरार रखें, जब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है पूरा पालन करें। और अगर कहीं भी ये दिखता है कि लोग इसका पालन नहीं कर रहे तो सरकार को सख्ती करने की जरूरत होगी, ताकि लोग नियम पूरे जो बताए गए हैं, एसओपीज हैं, उनको फॉलो करें। साथ ही में जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्टिंग को लगातार हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी सरकार को कि कोई नया वेरिएंट उभर करके कोरोना का सामने ना आ पाए, या अगर आ रहा है तो जल्द से जल्द हम लोग को पता चल पाए, उसके बारे में हम मेजर्स ले सके। और साथ ही में कहीं भी अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको तुरंत पहले ही पकड़ा जा सके, या इतनी देर ना हो जाए कि वो पूरे में फैल जाए और फिर हम लोग आगाह हो, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति, देश में एक अच्छा खासा आंकड़ा उन लोगों का भी है जिन्होंने वैक्सीनेशन की पहली डोज तो ले ली है, लेकिन दूसरी डोज लेने का उनका जो ड्यूरेशन था वो बहुत ज्यादा हो चुका है। वो मसलन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की ड्यूरेशन को भी पार कर चुका है। ऐसे में अब क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी मियाद क्रॉस हो गई है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी यह सुविधा मिलती है कि आप दूसरी डोज ले सकते हैं तो आपको तब जरूर ले लेनी चाहिए। ये ना सोचे कि पहली डोज अब बेकार हो गई, उसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद भी हमें 60% प्रोटेक्शन मिलता है कोरोना से और सिवियर बीमारी होने से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए बिल्कुल और मन में ऐसी धारणा ना लाए। दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट डोज के बाद भी, सेकंड डोज के बाद भी। तो ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। और घर में अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनको वैक्सीन लगवाइए ताकि वो सुरक्षित हो। बड़े बुजुर्ग जो भी अभी आपके घर में लोग रह गए, हिचकिचा रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, उनको भी आप प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगवाएं, ताकि जल्द से जल्द हम ये सुरक्षा का घेरा अपना खड़ा करें और वायरस हम लोगों पर उतना घातक ना रहे। और ये तीसरी लहर भी जिसकी संभावना लगातार जताई जा रही है, इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, इसको भी हम बहुत काबू में ला सकते हैं अगर हम सब लोग टीकाकरण करवाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। बिल्कुल मैम, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी जुड़े हैं जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर साहब, एक कहावत चलती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, अपने पीक पर कोरोना था, तो काढ़े और हल्दी ये सभी को याद रहती थी, लेकिन अभी सभी से भूले बैठे हैं। क्या कुछ तीसरी वेव से आने के पहले का जो समय चल रहा है, क्या अब तीसरी वेव संभावित है, ये हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ये कब आएगी या नहीं आएगी ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन कहते हैं ना कि दुर्घटना से सावधानी भली, तो इसलिए हमें सावधानी तो लेनी ही पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी। और उसके लिए जैसे डॉक्टर स्वाति बोल रही थी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को
आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, ये सब तो करना है। लेकिन इस समय इम्यूनिटी का बहुत मेजर रोल मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में अब लगातार पिछले 5-7 दिन से जो है कफ कोल्ड के पेशेंट, बुखार के पेशेंट, जिन्हें हम सीजन चेंज में इन जनरल वायरल फीवर बोलते हैं या वायरल कफ एंड कोल्ड बोलते हैं, वो बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं। सुबह से अभी तक मैं कम से कम 20-25 पेशेंट जो है केवल कफ कोल्ड के जो सीजनल वायरस होता है उसकी वजह से, और वायरस की वजह से इन जनरल क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अगर इस तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट सोसाइटी में रहेंगे और ये कोविड का वायरस जो इस समय अपनी इंटेलिजेंस की वजह से अपने म्यूटेंट फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो रहा है, एक तरह से वो रूप बना रहा है जिसके लिए अभी हमारा शरीर जो है वो तैयार नहीं है, अगर वो इस समय हम पे अटैक कर गया तो ये बहुत घातक हो सकता है। तो इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और साथ में आप वो सब खाएं पिएं, वो सब जीवन शैली को अपनाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो अगर खाने पीने की बात करें तो इस समय आपको जो है खाने पीने में, जैसे आपने अभी नाम लिया कि रात में सोते समय थोड़ा सा हल्दी दूध में डाल करके पिएं, दिन में 2-3 बार गरम मसाले जैसे काली मिर्च है, लौंग है, थोड़ा सा अजवाइन और सेंधा नमक है वो मुंह में डाल के चूसें। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन आपके लिए बहुत काम की चीजें होंगी। अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए आप च्यवनप्राश का सेवन करें, क्योंकि आंवला हम सब जानते हैं विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, और विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है। और च्यवनप्राश जो है वो कफ कोल्ड की भी एक औषधि मानी जाती है, औषधि भी कह सकते हैं और इसे अपना भोजन भी बोल सकते हैं। तो च्यवनप्राश का 1 चम्मच यदि खाएं तो इस समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मुनक्का जो होता है, मुनक्का भी बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने में और सबको पचता है, छोटे बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो 4 दाने मुनक्का सुबह और 4 दाना मुनक्का शाम को। तो ये बेसिक चीजें खाने में जो है शामिल करें और खाने से ठंडी चीजों को हटाएं। देखिए इस समय आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी शीतल पेय आपके गले को खराब कर सकता है, आपके लिए अच्छा नहीं है। खट्टी चीजें अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गले को खराब करती हैं। इस समय जैसे मौसम बदल रहा है तो एसी में अभी हम गर्मियों में सो रहे थे, कमरे को चिल्ड रख के अपना जो है अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वो समय है जब हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा गर्मी को और एसी वाले कल्चर से बाहर आना होगा, क्योंकि इस समय यदि आपको ठंड लगी तो फिर आप बीमार पड़ेंगे और जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमारी इम्यूनिटी जो है तुरंत डाउन हो जाती है और इस तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या वीक इम्यूनिटी वाले शरीर पे वायरस जो है वो अटैक कर देता है, क्योंकि ये वायरस, बैक्टीरिया, ये सब अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए क्या खाएं ये भी जरूरी है और क्या ना खाएं ये जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, लेकिन अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं, अगर कोरोना के लक्षण लग रहे हैं तो क्या किया जाए सर? देखिए आयुर्वेद जो है वो पिछले 2 साल से सिद्ध कर चुका है कि प्रिवेंशन में भी वो उपयोगी है और ट्रीटमेंट में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। हजारों कोविड के पेशेंट्स जो पॉजिटिव थे उनको विद इन वीक नेगेटिव किया है। तो ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो लगभग आपको पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव मिल जाएंगी, वो आप जो है सेवन करें, जिसमें त्रिभुवन कीर्ति रस एक एंटीवायरल है। हम आयुर्वेदिक चिकित्सक उसको एंटीवायरल हजारों सालों से यूज कर रहे हैं, हमारे बड़े भी यूज करते थे, हमने अपनी प्रैक्टिस में यूज किया। तो त्रिभुवन कीर्ति रस की 1 गोली सुबह शाम लें, साथ में सीतोपलादी चूर्ण, फिर से एक कॉमन प्रिपरेशन जो घर घर में हमारे मेरे ख्याल से सैकड़ों साल से तो हम देख रहे हैं कि ये जो है सीतोपलादी चूर्ण प्रयोग होता है। आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिलाकर के यदि आप लेते हैं तो गले में किसी भी तरह के कंजेशन की, किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन की और एक तरह से थ्रोट इरिटेशन जो होता है जिससे वायरस को जगह मिलती है अपने रेप्लिकेशन की, उन सब संभावनाओं को खत्म करता है। तो आज के टाइम पे बड़ा मुश्किल है ये डिफरेंशिएट करना कि छोटा सा जो सिम्टम आया है वो सीजनल कफ कोल्ड का है, बुखार का है, या फिर ये कोविड का है। तो ऐसे में जब आपकी जांच होगी तो होगी, लेकिन आप जो है सीतोपलादी चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ति रस, गोदंती भस्म, टंकण भस्म, ये सब प्रूवन एंटीवायरल आयुर्वेद के हैं। यदि संभव हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर के आप इमीडिएट शुरू करें, वेट ना करें कि 3-4-5 दिन बाद ये जुकाम तो खुद ठीक हो जाएगा, बुखार चला जाएगा, सीजनल है। मुझे लगता है कि इस समय इस तरह का चांस लेना जो है वो भारी पड़ सकता है। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट सिम्टम, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू शुड बी अटेंटिव टू दैट प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से आम लोगों के मन में अब एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए इसे या स्टीरियोटाइप कह लीजिए,
आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ चलता रहता है और जो लोगों को लगता है कि जल्दी इलाज जो है वो एलोपैथ करता है। तो ये जो स्टीरियोटाइप कहिए या एक साइकोलॉजिकल वहम कहिए, किस तरह से इसे ठीक किया जाए और क्या सलाह लोगों को आप देना चाहेंगी इसी चीज को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि हर शरीर एक अलग शरीर है। हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है। किसी को एलोपैथिक ज्यादा सूट करती है, किसी को आयुर्वेदिक ज्यादा सूट करती है, और ये व्यक्ति अपने आप अपने समय के अनुभव से आपको पता चल जाता है कि कौन सी दवाइयां आपको रिएक्ट कर रही हैं, कौन सी दवाइयां आपको सूट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा द्वंद अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आप अपने शरीर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज ज्यादा सूट करती है, क्या नहीं सूट करती है। और सबसे जरूरी बात जो है वो यही है कि जैसे ही आपको शुरुआती लक्षण दिखाई दें, जैसे ही आपको लगे कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, जैसे अभी डॉक्टर अरोड़ा भी बोल रहे थे, हमें तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमें घर पर नहीं बैठना चाहिए, खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए घातक होता है, वो हमें ज्यादा परेशान करता है। तो खुद से निर्णय ना करें, चाहे आप आयुर्वेदिक से दवा लें, एलोपैथिक से दवा लें, जो भी आपको सूट करता है उससे आप दवा लें और भ्रमित नहीं हो। क्योंकि देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आप अगर सही डॉक्टर से इलाज नहीं ले रहे हैं, चाहे वो सही आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, जो भी, अक्सर हम व्हाट्सएप पे घूमते हुए मैसेजेस या सोशल मीडिया पे जो भ्रम चल रहे होते हैं उनको फॉलो करने लगते हैं और उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है। क्योंकि उनके पीछे कोई तथ्य नहीं होता है, वो कोई साइंटिफिक आपको जो है उपचार नहीं बताते। इसलिए किसी डॉक्टर के संपर्क में रहना ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही तरीके से इलाज करें। सुनी सुनाई बातों को के पीछे ना भागे, वो हमें नुकसान देता है। तो मेरा लोगों से यही अपील रहेगी कि एक तो सारे लक्षणों को पहचाने, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं। क्योंकि ये जो सीजनल जितने भी बुखार होते हैं अभी, इन सब में डिहाइड्रेशन बहुत होता है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। इसलिए अच्छी मात्रा में पानी पीना और बीमार होते ही इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि चाहे आप अच्छे से खा पा रहे हैं या नहीं, पर पी पाना, तरल पदार्थ लेना बहुत ज्यादा शुरुआती 2-3 दिनों में बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें। उससे बहुत तरह की जो, चाहे डेंगू हो, मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना, सभी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपके पास आता हूं। अगर अब पैरेलल ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या ये पैरेलली चल सकते हैं, खासतौर पर जब कोरोना को सेंटर में रखते हुए हम बात करते हैं इस चीज की? तो बिल्कुल, देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं वो प्राइमरीली तो आपके किचन के आइटम्स होते हैं। जैसे हमने सीतोपलादी चूर्ण का नाम लिया, तो उसमें क्या, सीतोपलादी चूर्ण के जब आप कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, तो आपको लगेगा ये तो हम घर में बना सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे मिश्री होता है, नंबर 2 पे वंशलोचन होता है, नंबर 3 आपके गरम मसाले में पड़ने वाली पिपली, नंबर 4 इलायची, नंबर 5 दालचीनी। ये बन गया सीतोपलादी चूर्ण। अब मुझे बताइए, इस सीतोपलादी चूर्ण से किसको क्या साइड इफेक्ट हो जाएगा? या आप क्या पिपली, इलायची, दालचीनी, जब आप कोई भी अंग्रेजी मेडिसिन खा रहे होते हैं, अगर उसमें आपने थोड़ा सा अदरक डलवा लिया चाय में, तो चाय के साथ आप क्रोसिन नहीं खाते? क्या खा लेते हैं? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के सबसे खास बात यह है कि ये सब जो है आपके अपने किचन के आइटम्स हैं, इनसे किसी तरह के साइड इफेक्ट होंगे ये हो पाना बहुत मुश्किल सा है। हाँ, डेफिनेटली मात्रा जो है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे काढ़े की बात आई थी पहले, तो लोगों ने काढ़ा बहुत अधिक पिया डर के मारे। आप दिन में 10 बार अदरक की चाय पी रहे हैं तो वो गर्मी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी केवल गर्मी आपको हो सकती है, कोई ऐसा डैमेज नहीं होगा कि परमानेंट डैमेज हो गया। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक जो है बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। अगर आपको कफ कोल्ड होता है तो कि आप कहें कि पहले दिन आप डॉक्टर के पास जाएं और जाके पूरी लंबी टेस्टिंग कराएं, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप घर पे रह करके सीतोपलादी चूर्ण, थोड़ा सा जोशांदा, तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय, इन सब का सेवन करें। अगर ये सीजनल होगा तो आपको पहले दूसरे दिन ही सिम्टम घटते नजर आएंगे, और सिम्टम अगर घट रहे हैं तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि घर की जो रेमेडीज हैं वो ही व्यवहारिक हैं। हर व्यक्ति को हम ये कहें कि एक बार खांसी तुमको हो गई और पहले दिन आप डॉक्टर के पास जाइए और वो 10 चेकअप लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, वो प्रैक्टिकली व्यवहारिक नहीं है। मुझे लगता है कि घर में सजग रहते हुए हमारे जो अपने किचन के मसाले हैं वो 90% तक जो है आपको पहले दिन ही एक इशारा दे देंगे कि आप ठीक हो रहे हैं या आप खराब हो रहे हैं। अगर आप ठीक हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आप थोड़ा सा भी खराब हो रहे हैं तो इमीडिएटली यू शुड विजिट अ डॉक्टर। यहां एक चीज जो जोड़ना चाहूंगा, अभी मेरी फेलो डॉक्टर ने बोला कि पानी की मात्रा बहुत अधिक रखें। देखिए, ये एलोपैथिक कंसेप्ट है कि बुखार में पानी की मात्रा बहुत अधिक रखें। आयुर्वेद
खाने पीने की किसी भी चीज को अति में नहीं देना। तो पानी जो है आपको सीमित मात्रा में ही पीना है। और नंबर 2, एक मिथ, एक भ्रम अपने मन से निकालिए कि इस समय जो है नारियल पानी लोग पी रहे हैं। नारियल पानी का कोई रोल नहीं है। ये बार बार नारियल पानी का पीना आपको खराब करे। नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है और जो कफ कोल्ड है उसमें आप ठंडी चीज कैसे ले सकते हैं? तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। नारियल पानी जो है, जब चिकनगुनिया फैला, जब डेंगू फैला, जब ये, तब नारियल पानी ऐसे लोगों ने पिया दिन में 4-4, 5-5 बार, जैसे कि जो अमीर है वो 10 बार पी रहा है। तो ऐसा करके आप बिल्कुल देखिए, सोचिए, अपने आप से सोचिए, नारियल पानी एक ठंडा पेय है, आपको नारियल ठंडक देता है। तो ऐसे में जब आपको कफ है, कोल्ड है, कंजेशन है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ऐसे में शीतल पेय की तरफ ना जाकर के आपको गर्म पेय की तरफ जाना चाहिए। आप गर्म पानी दिन में 2-3 बार पी लीजिए, आप काढ़ा पी लीजिए। इनका भी खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, निश्चित तौर पर ऐसा। सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से